प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा व्याख्यान का विषय है भूमि उपयोग की विभिन्न संकल्पनाएं। ये हमारा टॉपिक पीए ऑनर्स पार्ट 3 के एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी से रिलेटेड है। जब भूमि उपयोग शब्द का हम उपयोग करते हैं तो इसके मायने हैं कि मनुष्य अपनी आवश्यकतानुसार भूमि का उपयोग कर रहा है। जब मानव अपनी आवश्यकता के अनुसार भूमि का उपयोग करता है तो उसे भूमि उपयोग या लैंड यूटिलाइजेशन कहा जाता है। प्राकृतिक तरीके से यदि भूमि का उपयोग है तो वो लैंड यूज की श्रेणी में आता है। वो प्रकृति प्रदत्त विशेषताओं के अनुरूप उसका उपयोग वहाँ लैंड यूज में होता है। हम जो बात कर रहे हैं वो मानव द्वारा स्वेच्छा से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो भूमि का उपयोग है उससे हमारा संबंध है। इस बात को समझ लेने की आवश्यकता है। इस लैंड यूटिलाइजेशन से संबंधित, भूमि उपयोग से संबंधित अनेक संकल्पनाएं हैं, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण संकल्पनाएं हमारे अध्ययन के लिए बहुत आवश्यक हैं, क्योंकि आगे चल कर के हम लैंड यूटिलाइजेशन की थ्योरीज को पढ़ेंगे। भूमि उपयोग के विभिन्न सिद्धांत विभिन्न विद्वानों ने समय समय पर दिए हैं, तो उनको समझने के लिए हमें पहले भूमि उपयोग की विभिन्न संकल्पनाओं को समझना जरूरी है। तो आइए आज हम भूमि उपयोग संबंधी कुछ संकल्पनाओं पर चर्चा करें। भूमि उपयोग से संबंधित जो मुख्य संकल्पनाएं हैं उनमें एक संकल्पना है भूमि उपयोग की आर्थिक संकल्पना, इकोनॉमिक कंसेप्ट ऑफ लैंड यूटिलाइजेशन। दूसरी एक संकल्पना है भूमि उपयोग की क्षमता की संकल्पना। तीसरी संकल्पना सर्वोत्तम एवं अनुकूलतम भूमि उपयोग की संकल्पना। चौथी एक संकल्पना है तुलनात्मक लाभ की संकल्पना। इसी तरह से पांचवी संकल्पना हम ले सकते हैं भूमि उपयोग में क्षेत्रीय संतुलन की संकल्पना। छठी संकल्पना के तौर पे हम भूमि उपयोग में दूरी की संकल्पना को लेते हैं। दूरी संकल्पना भी एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण संकल्पना है। दूरी भूगोल के लिए एक बेसिक फैक्टर है। भूमि उपयोग की एक अन्य संकल्पना है व्यावहारिक संकल्पना, और फिर एक संकल्पना है भूमि उपयोग के अध्ययन में प्रत्यक्ष ज्ञान, अवबोध और प्रतिबिंब की संकल्पना। तो इस तरह से अनेक संकल्पनाएं भूमि उपयोग से संबंधित हैं। आइए अब हम इनके ऊपर चर्चा करते हैं। आज जो हम चर्चा करेंगे वो आर्थिक संकल्पना और भूमि उपयोग की क्षमता की संकल्पना के बारे में करेंगे। भूमि उपयोग की आर्थिक संकल्पना को लेकर के हम बात करें तो हम जानते हैं प्रत्येक व्यक्ति भूमि का उपयोग अपनी आवश्यकता के अनुसार करता है, लेकिन जो भूगोलवेत्ता होता है वो भूमि को एक अलग रूप में देखता है। भूगोलवेत्ता के लिए भूमि स्पेस है, नेचर है, क्षेत्र है और प्रकृति है। उत्पादन के एक साधन के रूप में है, उत्पादन के एक कारक के रूप में है। भूमि एक उपभोग्य पदार्थ है, उपभोग्य वस्तु है। भूमि को भूगोलवेत्ता लोकेशन के, सिचुएशन के तौर पे देखता है, स्थिति अवस्थिति के तौर पे देखता है। भूगोलवेत्ता भूमि को संपत्ति के तौर पे भी देखता है, एज ए प्रॉपर्टी, और उसको कैपिटल के तौर पे भी देखता है। तो भूगोलवेत्ता के लिए भूमि के ये अनेक रूप हो सकते हैं। भूगोलवेत्ता भूमि को एक क्षेत्र के रूप में मानते हैं। विशेष रूप से भूगोलवेत्ता भूमि को एक क्षेत्र के रूप में मानते हैं जो अमिट है, स्थायी है,
इस क्षेत्र को सामान्यतः धरातल, मिट्टी, पृथ्वी के रूप में वो प्रयुक्त करता है और इस प्रकार क्षेत्र का अभिप्राय उन स्थानों से होता है जहाँ मनुष्य अपने जीवन निर्वाह हेतु खाद्यान्नों का उत्पादन करता है। इसलिए भूमि उपयोगिता की दृष्टि से एक आर्थिक संसाधन बन जाती है। जो क्षेत्र अविकसित और आर्थिक दृष्टि से महत्वहीन हैं, वे आज नहीं लेकिन कल लाभप्रद सिद्ध हो सकते हैं। ठीक इसके विपरीत जो क्षेत्र आज उपयोगिता की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, वो कल महत्वहीन भी हो सकते हैं। उनकी कुछ ऐसी जो परिस्थितियां हैं वो बदल सकती हैं, जिसके कारण से उनका महत्व कम हो सकता है या उनका महत्व लगभग समाप्त हो सकता है, नगण्य हो सकता है। जब हम भूमि को प्रकृति के रूप में देखते हैं तो हमारी दृष्टि प्राकृतिक पर्यावरण पर आकर टिक जाती है और इसमें हम देखते हैं सूर्याभिताप, वर्षा, हवा, मौसमी बदलाव, वाष्पीकरण, मिट्टियाँ और धरातलीय स्वरूप, ये सब इसमें शामिल हम करते हैं, जिसका प्रभाव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भूमि के ऊपर पड़ता है। तो ये भूमि को यदि प्रकृति के रूप में देखें तो इन तमाम तत्वों का, तमाम जो हमने ऊपर बात की, इन तथ्यों का भूमि के ऊपर प्रभाव पड़ता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। इसलिए ये एक प्रकृति के रूप में भूमि को देखने की बात हुई जो भूगोलवेत्ता देखता है। ठीक इसी प्रकार से जब मानव भूमि को अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए उसमें बदलाव लाता है, उसमें कुछ परिवर्तन करता है, उसमें परिमार्जन करता है, तो एक आर्थिक संसाधन की इकाई के तौर पर हमें दिखाई देती है, आर्थिक संसाधन की इकाई में बदल जाती है। और भूमि से जब उत्पादक कारक के रूप में हम भोज्य पदार्थ लेते हैं, इंडस्ट्रीज के लिए हम रॉ मटेरियल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कपास से हम रुई लेते हैं, कपास लेते हैं सूती वस्त्र उद्योग के लिए। इसी तरह से शक्ति प्रदायी संसाधन प्राप्त होते रहते हैं जिसका उपयोग जनजीवन और आर्थिक विकास के लिए किया जाता है। तो उस समय भूमि को उपयोगी पदार्थ के रूप में संज्ञा प्रदान की जाती है। कृषि के अतिरिक्त भूमि का उपयोग निवास स्थल के रूप में हो सकता है, पार्क के रूप में, मनोरंजन स्थलों आदि के रूप में हो जाता है। आज के परिवेश में भूमि की स्थिति हम देखें तो वो विशेष है। स्थिति से हमारा अभिप्राय यातायात, सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र, भौतिक स्वरूपों से है, जिससे भूमि का महत्व, मूल्य और उपयोग निर्धारित होते हैं। इसलिए भूमि के लिए स्थिति का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। भूमि की जो स्थिति है वो उसके महत्व को बतलाती है। भूमि संपत्ति भी है, यह मानव की मौलिक अवधारणा है। जब तक प्रबंध या देख रेख में संपत्ति रहती है, व्यक्ति शक्तिशाली रहता है। भूमि का संपत्ति के रूप में उपयोग और कीमत होती है, और यदि उस रूप में नहीं है तो फिर वो महत्वहीन हो जाती है। उत्पादन कारक के रूप में भूमि को पूंजी के रूप में मान्यता प्राप्त हो जाती है। भूमि एक पूंजी का रूप ले लेती है। मानव अपनी जरूरत के अनुसार भूमि की उपयोगिता में वृद्धि भी कर लेता है और उसमें ह्रास भी कर देता है। जब तक भूमि प्रकृति प्रदत्त विशेषताओं के अनुरूप होती है तो उसका आर्थिक महत्व अपेक्षाकृत कम होता है, लेकिन जब मानव अपनी जरूरतों और उद्देश्यों के प्रयोजन से उसका उपयोग करता है तो वह भूमि पूंजी के रूप में परिणित हो जाती है, और अर्थशास्त्री भूमि को सदैव पूंजी के रूप में ही मानते हैं। तो भूगोलवेत्ता चूंकि आर्थिक दृष्टिकोण भी रखता है, भूगोल में प्राकृतिक और मानवीय दोनों तथ्य शामिल होते हैं, इसलिए भूगोलवेत्ता के लिए भूमि का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। तो ये थी भूमि की एक आर्थिक संकल्पना। और अब हम बात करेंगे भूमि उपयोग क्षमता की संकल्पना। भूमि उपयोग क्षमता का जो अभिप्राय है वो भूमि के इकाई क्षेत्र की उत्पादन क्षमता से है। जब इस इकाई क्षेत्रफल में उत्पादन लागत की अपेक्षा
शुद्ध लाभ अधिक होता है तो भूमि की क्षमता उत्तम मानी जाती है। इसी प्रकार से शुद्ध लाभ के आधार पर भूमि उपयोग क्षमता का निर्धारण किया जाता है। भूमि उपयोग क्षमता का प्रथम उल्लेख संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य ग्रेट ब्रिटेन में डडले स्टाम्प महोदय के द्वारा किया गया। डडले स्टाम्प महोदय ने भूमि उपयोग को लेकर के काफ़ी अध्ययन किया, सर्वेक्षण किया और बहुत बड़ा काम डडले स्टाम्प का इस फील्ड में माना जाता है। इराक में भूमि उपयोग क्षमता के अध्ययन का श्रेय W.L. पावर्स को जाता है। इसी तरह से रूस में भी बड़ा काम हुआ इसको लेकर के बीबी डाकियाचेव और उनके शिष्यों ने भूमि उपयोग क्षमता का वैज्ञानिक ढंग से क्वांटिटेटिव इवेल्युएशन किया। भारत में ये जो कार्य हुआ भूमि उपयोग से संबंधित, भूमि उपयोग की क्षमता से संबंधित, ये कार्य सरकारी प्रयासों से ज़्यादा हुआ और साथ में शोध कार्यों के द्वारा हुआ। जब शोध छात्रों ने अपने शोध कार्य किए तो उनमें भूमि उपयोग क्षमता को लेकर के उन्होंने कार्य किया। एक उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश के देवरिया तहसील में भूमि की संरचना, उसके उच्चावाच, उसका अपवाह तंत्र और वर्ष में उत्पादित होने वाली फसलों के आधार पर उसको 3 कोटियों में, उत्तम, मध्यम और निम्न में उसका गुणात्मक वर्गीकरण किया गया। ये वर्गीकरण क्वालिटेटिव था, क्वांटिटेटिव नहीं था। भूमि क्षमता का निर्धारण किसी निश्चित समय और उपलब्ध तकनीक स्तर के परिप्रेक्ष्य में होता है, इसलिए ये बदलता रहता है। भूमि क्षमता का जो निर्धारण है वो एक देश से दूसरे देश में भिन्न हो सकता है, एक समय से दूसरे समय में भिन्न हो सकता है, क्योंकि वहाँ का जो तकनीकी स्तर है वो चेंज होता रहता है। इस भूमि उपयोग क्षमता का आकलन प्रायः पूंजी के रूप में होता है। यदि हम एक उदाहरण लें कि मान लीजिए हमारे पास भूमि की 3 इकाइयाँ, 3 क्षेत्र हैं जिनको हमने नाम क्रमशः मान लीजिए A, B, C दे दिया है, और मान लीजिए उन तीनों यूनिट से ABC से जो हमें शुद्ध लाभ होता है, कृषक को शुद्ध लाभ होता है, वो मान लीजिए 5,000, 7,000 और 9,000 रुपये है। तो A से 5,000 है, B से 7,000 है और C से 9,000 है। तो ऐसी स्थिति में जो C इकाई है उस क्षेत्र की भूमि उपयोग क्षमता सर्वाधिक मानी जाएगी, सर्वाधिक होगी। और ऐसी स्थिति में एक कंपटीशन हो जाता है, प्रतिस्पर्धा की स्थिति हो जाती है विभिन्न इकाई क्षेत्रों के बीच में, और उसके आधार पर अधिकतम, मध्यम और अल्पतम क्षमता के रूप में उनको आंका जाता है कि ये भूमि अधिकतम क्षमता वाली है, ये मध्यम क्षमता वाली है और ये अल्पतम क्षमता वाली है। जैसा हमने ऊपर देवरिया के उदाहरण में दिया था कि उत्तम, मध्यम और निम्न 3 प्रकार के गुणात्मक वर्गीकरण भूमि के किए गए थे। तो ये भूमि उपयोग क्षमता की संकल्पना है। दोनों ही संकल्पनाएं हमारे लिए महत्वपूर्ण है, भूगोल की, कृषि भूगोल के विद्यार्थियों के लिए इनको